नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सियासत की दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें देखें इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमेशा हेडलाइंस में रहने वाले लॉ मिनिस्टर के बारे में। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव नहीं चाहती, न सरकार न्यायपालिका के काम में दखल देना चाहती है, लेकिन जजों को तय करना होगा कि जुडिशरी सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल न दे। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार के साथ साथ जुडिशरी को भी संविधान में तय लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें किरण रिजिजू ने आपकी अदालत में कही, बड़े साफ साफ लफ्जों में कही। उन्होंने कहा कि हम जुडिशरी के काम में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे, लेकिन यह भी जरूरी है कि न्यायपालिका भी सरकार के काम में किसी तरह की दखल अंदाजी ना करे। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू से मैंने आपकी अदालत में पूछा, क्या वो जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं? मैंने कानून मंत्री पर इल्जाम लगाया कि इतिहास में पहले कभी किसी लॉ मिनिस्टर ने जुडिशरी पर इस तरह के हमले नहीं किए जितने उन्होंने किए हैं। मैंने लॉ मिनिस्टर को पिछले कुछ दिनों के अखबार दिखाए। लगातार किरण रिजिजू के इस तरह के बयान देखने को मिलते हैं जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, बड़े बड़े वकीलों पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं। ऐसा लगा जैसे लॉ मिनिस्टर के बयानों से जुडिशरी में तूफान आ गया। इसलिए किरण रिजिजू से सफाई मांगना जरूरी था और कानून मंत्री ने हर बात का डिटेल में जवाब दिया, खुलकर बात की। ये सारे जवाब आप कल रात 10 बजे देख पाएंगे, लेकिन सवाल और जवाबों की एक झलक आपको अभी दिखा देता हूं। देश के इतिहास में पहले ऐसा कोई कानून मंत्री नहीं हुआ, ऐसा कोई लॉ मिनिस्टर नहीं हुआ जितने जुडिशरी पर इस तरह से हमला किया हो। रजत जी, मैं कभी भी हमला नहीं किया है। जो बातें अगर मुझे कहना चाहिए, अगर मैं उसको सही तरीके से कहता हूं, उसको हमला नहीं मानना चाहिए। और जुडिशरी को हम सब मान्यता देते हैं और भारत का लोकतंत्र अगर मजबूत से चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भारत का जो न्याय प्रणाली है, जुडिशियल स्ट्रक्चर है, ये मजबूत है, रोबस्ट है। और इसलिए हम कहते हैं कि जुडिशरी के जो कामकाज में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कामकाज में हस्तक्षेप ना करे। बीच में एक लक्ष्मण रेखा जो खींचा हुआ है, संविधान से हमको ये प्राप्त हुआ है कि लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, उसको कोई पार ना करे तो ये देश के लिए भला होगा। किरण रिजिजू पहले लॉ मिनिस्टर हैं जो खुलकर जजेस की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जजेस को चुनाव तो नहीं लड़ना होता, जनता के बीच में तो नहीं जाना पड़ता, लेकिन उन्हें संविधान के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। जजेस के काम की भी समीक्षा होनी चाहिए। मैंने लॉ मिनिस्टर और जजेस के टकराव को लेकर किरण रिजिजू से कई सवाल पूछे। इनमें से एक सवाल और उसका जवाब आपको अभी दिखा देता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल रात 10 बजे आपको कैसा एनकाउंटर देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब आप कहते हैं कि जज चुनाव नहीं लड़ते तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे पास हजारों लोग आते रहते हैं, पत्र लिखते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि जो जजेस है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ना है, वो तो संविधान में लिखा हुआ है कि जजों को चुनाव नहीं लड़ना है और अपॉइंटमेंट के माध्यम से वो जज बनते हैं। कई लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई राजा तो नहीं होता है जिस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जजों का चुनाव तो होता नहीं है, लेकिन जजेस भी ये सोचे कि उसका कामकाज अच्छा हो ताकि जनता देख रहा है। मैंने इस संदर्भ में कहा था। आजकल मोदी सरकार और जुडिशरी के रिलेशनशिप के बारे में बहुत चर्चा होती है। राहुल गांधी बार बार ये इंप्रेशन देते हैं कि न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम करती है। राहुल गांधी के बारे में किरण रिजिजू ने जो कहा वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी एक झलक देखिए। राहुल गांधी भी कहते हैं कि आप जुडिशरी पर कब्जा कर रहे हैं, आप जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं और जुडिशरी आपके फेवर में सारे फैसले देती है। ऐसा है, राहुल गांधी जी हम लोग संसद में काफ़ी सालों से साथ रहे हैं। 2004 में चुन के आए थे राहुल गांधी। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, उसको जो चिट लिख के देते हैं, जो बातें कहने के लिए उनके जो एडवाइजर्स है
जो कहते हैं वो वही कहते हैं। अगर वहां से भटक गया तो वो फंस जाते हैं और उसका पार्टी बचाने में 24 घंटे टाइम लगाते हैं। इसलिए लोग क्या क्या नाम देते हैं, लेकिन हम तो सम्मान देते हैं। वो सांसद है और कांग्रेस लीडर है तो हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन वो जो बातें करते हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान नहीं, देश को नुकसान जरूर होता है उनके बातों से। राहुल को लेकर बहुत सारी बातें कही किरण रिजिजू ने, ये आप कल रात 10 बजे देख पाएंगे। किरण रिजिजू मानते हैं कि जज चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के, उन्होंने सरकार या लॉ मिनिस्टर से कभी कोई शिकायत नहीं की, उन्हें कोई शिकायत है भी नहीं। कानून मंत्री ने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकीलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसे लोग जुडिशरी को उकसाते हैं। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ बड़े बड़े वकील पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू जुडिशरी को धमका रहे हैं, ये पॉइजन पिल फॉर जुडिशरी है, यानी किरण रिजिजू न्यायपालिका के लिए जहर की गोली है। आप रजत जी खुले कैमरे में तो जज साहब तो कुछ कहेंगे नहीं, आप कैमरा बंद करके कभी किसी जज के साथ बात कीजिए। मेरे जो कामकाज या मेरा जो तौर तरीके हैं, किसी जज को पूछे कि उनको आपत्ति है क्या। सारे जज से जब हम मिलते हैं, हम उसी को ऐसे रूप देखते हैं कि एक दो इंसान आपस में मिलते हैं, कैसे पेश आना चाहिए। हम कोई एरोगेंसी, कोई धमकाने वाला ऐसा तो इंसान तो मैं हूं नहीं। तो ये कांग्रेस अपने आप सोच के बोलते हैं। ये कुछ कांग्रेस और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े वकील हैं, वो पार्लियामेंट भी चलाना चाहता है और कोर्ट भी चलाना चाहते हैं। वो लोग ये बात कहते हैं या उकसाते हैं दूसरा को कहने के लिए। आपकी अदालत के शो में किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के काम के बारे में बात की। यह बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 8.5 साल में न्यायपालिका के लिए क्या क्या किया है। यह पूरा मुकदमा देखने से आपको जुडिशरी और मोदी सरकार के बीच रिलेशनशिप की पूरी इनसाइड स्टोरी पता लग जाएगी। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जवाब देने में काफी तेज हैं। उनकी हाजिर जवाबी आपको हैरान कर देगी। नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहते हैं, लेकिन लॉ मिनिस्टर साफ साफ बोलने में बिल्कुल नहीं डरते। यह पूरा मुकदमा आप देख सकते हैं कल रात 10 बजे। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, आईएनबी मिनिस्ट्री ने उसको ब्लॉक कर दिया, मोदी जी के खिलाफ थी, होम मिनिस्ट्री उस पर एक्शन ले रही है, आप बीच में को टपक पड़े। कानून मंत्री होने के नाते मुझे कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारा देश में सुप्रीम है। बीबीसी या ये जो बाकी जो दिखाते वो हमारे लिए कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में छुट्टियां बहुत होती हैं, केस एडजन होते हैं, जनता कहते हैं हाँ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे एक जज 100 केस देखते हैं, 50-60 केसेस तो मिनिमम होते हैं। तो हमारे जजों के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। भारत के एक जज जितना मेहनत करता है, दुनिया में कोई जज इतना मेहनत नहीं करता। भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। आज एक और बड़ी खबर बनी राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर। कई सवाल उठे। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन और सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस वक्त राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में है, आखिरी पड़ाव पर है। 2 दिन के बाद यात्रा का समापन होना है, लेकिन आज जैसे ही राहुल ने बनियाल से काजी कुंड की तरफ चलना शुरू किया तो भीड़ बढ़ गई। बनियाल टनल पार करने के बाद राहुल गांधी का काफिला जैसे ही कश्मीर में दाखिल हुआ, वहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राहुल का स्वागत करने पहुंचे। टनल के बाद उमर भी राहुल के साथ पैदल चलने लगे। दोनों नेताओं को करीब 11 किलोमीटर तक साथ चलना था, लेकिन अचानक उमर अब्दुल्ला और उनके सपोर्टर्स के आ जाने से भीड़ बढ़ गई। सिक्योरिटी एजेंसी ने राहुल के चारों तरफ जो आउटर सिक्योरिटी रिंग बनाया था वो टूट गया। सुरक्षा घेरे से बाहर चल रहे लोग भी सिक्योरिटी रिंग के भीतर आ गए। इससे परेशान होकर कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत यात्रा रोक दी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को घेर लिया। इसका वीडियो बनाया गया और कांग्रेस ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इल्जाम लगाया कि सुरक्षाकर्मी राहुल गांधी को भीड़ के बीच छोड़कर गायब हो गए।
Why they are doing this thing? Why they are doing this thing? सर लैप्सेस लग रहे हैं क्या सिक्योरिटी में, आपको क्या लग रहा है? No, you can see, you see, not me. There is no force. Our people are taking rope. Everybody can come to this thing, this D. Anybody can come to the D. They are not there. Security Last 10-15 minutes. Last 10-15 minutes. Top police officer, top security officers withdrawn. भारत जोड़ो यात्रा के मैनेजर और कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचने से पहले ही बड़े अफसरों से मुलाकात की थी। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के नेता लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिले थे और इसके बाद भी सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक से नहीं किए गए। जानबूझकर राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ मजाक किया गया। सरकार को, प्रशासन को, एलजी को 5 बार 7 बार मिलके सारी रिक्वेस्ट की गई थी। जिस तरीके की सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ है, ये सबके लिए, एक देश के लिए उनका, राहुल जी की जान का खतरा है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से बात करना, प्रशासन को इतने खतरनाक एरिया में अगर इस तरीके की लापरवाही, मतलब क्या सिक्योरिटी नहीं है या सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए? आपका कैमरा क्या बोलता है, आप व्यवस्थाएं क्या बोलती है, भीड़ जो मॉब आया उसको रोकने का क्या प्रशासन की रवैया क्या रहा, ये आप भी तो बताओ थोड़ा। क्या आप लोगों की बात हुई थी प्रशासन से? 5 बार चिट्ठी पत्री हुई, मिल के आए, एलजी से मिले, अलग अलग प्रशासन के अलग अलग समय पे अलग अलग अधिकारियों से मिले, जो भी अथॉरिटी थी उससे सबको अवगत कराया गया। उसके बाद ये हालात है। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी थी जो जीतू पटवारी से बात कर रही थी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानबूझकर राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरती। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कश्मीर में केंद्र सरकार का शासन है और सुरक्षा में गड़बड़ी सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नाकामी है। ये पहला राज्य तो है नहीं जहां पर आप लोग आए हैं। आपको लग रहा है कि इस तरह की सिक्योरिटी में जो चूक हुई है वो कहीं पहले हुई थी? इतना संवेदनशील इलाका है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई फ्रिस्किंग नहीं थी, जहां से जो आ रहा था वो अंदर आ रहा था। हमारे इतने बड़े नेता और हम कैसे उनको बिना सिक्योरिटी के चलने दे सकते? इसलिए अभी हमने रुका है और हम रुक कर देख रहे हैं। जब सुरक्षित होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरी है, ये जिम्मेदारी स्टेट की है, इनमें जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। आपको लग रहा है इस तरह की चूक करके हम अपने लीडर को? आला अधिकारियों से आपकी कुछ बात हुई सिक्योरिटी? आला अधिकारी अब आए हैं, अब देखिए वो आगे क्या करते हैं। लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी में चूक हुई है ये बहुत लापरवाही है और ये गलत है। विजय लक्ष्मी ने बताया कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर इल्जाम के बाद राहुल की आज की यात्रा रोक दी गई। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि राहुल अपनी दादी और पिता को गंवा चुके हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा से लापरवाही नहीं की जा सकती। इसके थोड़ी देर बाद खुद राहुल गांधी सामने आए, मीडिया से बात की। उन्होंने कहा बंदिहाल में सुरंग क्रॉस करने के बाद उनका शानदार स्वागत हुआ, काफी भीड़ आई, लेकिन इससे सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसीलिए उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स की सलाह पर भारत जोड़ो यात्रा रोक दी है। कल सुरक्षा मिलने पर यह यात्रा फिर से आगे बढ़ेगी। आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षा एजेंसी पर सीधा सीधा इल्जाम था। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुरक्षा एजेंसी पर उंगली उठाई। कई और नेताओं ने बयानबाजी की तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवाब दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के आरोप को गलत बताया, कहा कि गलती सुरक्षा एजेंसियों की नहीं है,
यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स की है। यात्रा का जो प्लान दिया गया था उसके मुताबिक सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 15 कंपनियां और जम्मू कश्मीर पुलिस की 10 कंपनियां तैनात की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा गया कि राहुल की यात्रा के मैनेजर्स ने यह जानकारी नहीं दी थी कि बनिहाल में और लोग जुड़ने वाले हैं, इसलिए कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा जैसे सुरक्षा के इंतजाम कम है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा गया कि पहले तो भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों ने यह नहीं बताया कि बनिहाल में आई भीड़ यात्रा के साथ चलेगी। यह वो भीड़ है जो उमर अब्दुल्ला के साथ आई थी। और इसके बाद सिक्योरिटी में लगे अफसरों को बताए बिना अचानक यात्रा को स्थगित करने का ऐलान भी कर दिया गया, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ गया। बाद में जम्मू कश्मीर में होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने राहुल गांधी की सुरक्षा में गड़बड़ी को लेकर सफाई दी। एसीएस होम आर के गोयल ने कहा, राहुल गांधी की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। गड़बड़ी इसलिए हुई कि जो लोग यात्रा के कश्मीर में प्रवेश करने के बाद रुक जाने वाले थे वो भी जम्मू से कश्मीर वाले हिस्से में साथ चलते रहे, इसलिए भीड़ बढ़ गई और ऐसा लगा कि राहुल गांधी की सुरक्षा का घेरा टूट गया। This has been taken note of with all the seriousness that it deserves. What I want to mention is that the participants of the previous sector usually do not join the participants of the succeeding stretch. In this particular case, the organizers themselves had neither anticipated nor planned the Banihal crowd to join the Kashmiri stretch. The size of the crowd, because of this spillover, became larger than planned. That led to the pressure on the available security resources, which may have created an impression as if security arrangements were not in place. चूंकि कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर भी इल्जाम लगाए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, यात्रा में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए राहुल गांधी ने सुरक्षा का बहाना बनाकर इसे कैंसिल कर दिया। जम्मू कश्मीर की जनता ने जब श्री राहुल गांधी जी की इस यात्रा से दूरी बना ली, तो श्री राहुल गांधी जी ने सुरक्षा का बहाना लगाकर एक प्रोपेगेंडा किया, दुष्प्रचार किया और अपनी यात्रा को स्थगित किया। सुरक्षा की यहां तक बात है, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम श्री राहुल गांधी जी की यात्रा के संदर्भ में पूरे जम्मू कश्मीर में है। श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, सेना को गाली देंगे तो कश्मीर के लोग उनकी यात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं और श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो देश का और सेना का अपमान किया, उसके चलते कश्मीर के लोगों ने श्री राहुल गांधी जी की इस यात्रा से दूरी बनाई। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा का मामला इस सबसे ऊपर है, अलग है। राहुल गांधी की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होने ही चाहिए। और यह बात सही है कि सिक्योरिटी एजेंसी ने राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में पैदल यात्रा न करने की सलाह दी थी, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसलिए अब उन्हें सुरक्षा देना सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारी है, उनका काम है। और सुरक्षा में लगे अफसर ये कहकर नहीं बच सकते कि आयोजकों ने नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। सिक्योरिटी एजेंसीज का काम तो हर हाल में प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट करना है। जहां तक प्रोटोकॉल और तय नियम कायदों के पालन का सवाल है, तो राहुल गांधी के लिए प्रोटोकॉल को ब्रीच करना कोई नई बात नहीं है। सब जानते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज वाले भी जानते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, 24 दिसंबर को जब दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला उठा था, उस वक्त भी सीआरपीएफ ने ऑफिशियली बताया था कि राहुल गांधी ने 113 बार खुद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ा है। इसलिए जब सुरक्षा एजेंसियों को मालूम है कि राहुल गांधी सुरक्षा के साथ खुद खिलवाड़ करते हैं, तो एजेंसीज को और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अब राहुल गांधी कश्मीर में हैं और तमाम देश विरोधी ताकतें ऐसे ही किसी मौके की तलाश में हैं जिससे कश्मीर को एक बार फिर से
गलत वजहों से चर्चा में लाया जा सके। आज उमर अब्दुल्ला ने कहा भी कि मोदी सरकार ने कश्मीर को अलग थलग करने की कोशिश की है, कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है और राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, इसलिए राहुल को साथ सबका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बनिहाल में तो कम भीड़ थी, राहुल की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी भीड़ भी बढ़ती जाएगी। इसका जो पैगाम है वो इतना ही ज़्यादा ज़रूरी जम्मू कश्मीर के लिए है जितना बाकी मुल्क के लिए है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ सब जुड़ जाएं और आपसी तनाव जो है वो कम रहे। कश्मीर में बाकी मुल्क के मुकाबले जमहूरियत की भी कमी है और ऐसे हालात में इस तरह की जो एक मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट जो है ये और ज़्यादा मायने रखती है। काफ़ी जोश है लोगों में इस यात्रा को लेके और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 30 तारीख को जब इस यात्रा का क्लोजिंग सेरेमनी होगा तो अच्छी खासी तादाद में लोग उसमें शिरकत करेंगे। जहाँ तक मैं राहुल को जानता हूँ, अगर उसने इस यात्रा को लीड किया वो सिर्फ इसलिए किया कि वो वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं। वो परेशान हैं इन ये आज के हालात देख के। ये यात्रा राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए नहीं किया। ये यात्रा अगर राहुल गांधी जी ने निकाला तो मुल्क के हालात को बेहतर करने में, इसलिए हम जुड़े हैं। हम यहाँ किसी एक फर्द की इमेज के लिए नहीं, इस मुल्क की इमेज के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला असली एजेंडे पर आए। उन्होंने मुसलमानों की बात की, कहा मोदी सरकार ने देश के मुसलमानों को उनके हक से महरूम कर दिया है। मुसलमानों की आबादी 15% है, लेकिन एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, एक भी मुसलमान MP नहीं है। उमर ने कहा कि मोदी सरकार ने मुसलमानों से सत्ता में भागीदारी छीन ली है। में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के भारत के हालात को देख के परेशान हैं। जिस तरह के मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। देखें ना, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी, लेकिन आज गवर्नमेंट के तरफ से, रूलिंग पार्टी के तरफ से एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये शायद आज़ादी के बाद पहली मर्तबा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में 15% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसी से आपको पता चल जाता है कि ये कहें जो कहें, ये लाख कोशिश करें अपनी दोस्ती अरब मुल्कों के साथ बनाने की, और ये बनाते भी हैं, लेकिन जो असली हालात मुसलमानों के हैं वो आपको हुकूमत देख के पता चल जाता है। जिस हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं, उसी से आपको पता चल जाता है कि इनका रवैया क्या है। उमर अब्दुल्ला बांटने की बात तो कह रहे हैं, हिंदू मुसलमानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसे रंग दे रहे हैं भारत जोड़ो का। ये उनकी सियासत है। अगर उन्हें याद दिलाया जाए तो शायद उमर अब्दुल्ला को जवाब देते न बने। महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला, इन दोनों की पार्टियों ने अब तक जम्मू कश्मीर को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांट कर ही राज किया है। जम्मू को उसका हक इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जम्मू में हिंदुओं और सिखों की संख्या ज्यादा थी। उमर को यह भी याद करना चाहिए कि उनकी सरकार में, उनके वालिद की सरकार में, उनके ग्रैंडफादर की सरकार में, उनकी पार्टी की तरफ से कितने हिंदुओं को मंत्री बनाया गया। महबूबा की सरकार में उनकी पार्टी की तरफ से कितने हिंदुओं को मिनिस्टर बनाया गया। उमर को यह भी बताना चाहिए कि जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से घर, मकान, दुकान छोड़कर भागना पड़ा, उससे एक दिन पहले तक जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी? असल में PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस, सभी दलों की सियासत यही रही है कि कश्मीरियों को हिंदू मुसलमान में, गद्दी नॉन गद्दी में बांटते रहो, दूरियां बढ़ाते रहो और सरकार चलाते रहो। लेकिन अब जमाना बदल गया है, कश्मीर बदल गया है। कश्मीर में अब सब कश्मीरी हैं, सबके हक बराबर है। ये बात उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही। अब 370 की दीवार गिर चुकी है, इसलिए ये नेता एक बार फिर से मजहब की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर के लोग अब असलियत जान चुके हैं। अगली बार जब चुनाव होंगे
तो पहले की तरह 7% से सरकार नहीं बनेगी। यह चिंता उमर को परेशान कर सकती है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, सरकार की आलोचना होनी ही चाहिए, लेकिन यह देखना जरूरी है कि आलोचना कौन कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि कितना भी अच्छा काम कर लो वो कमियां ही खोजेंगे, बुराई ही ढूंढेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ति का रास्ता कोई इंगित करे तो होगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। मोदी ने अगर वाकई में आलोचना को डालने वाले बक्से बना रखे होते तो अब तक सैकड़ों बक्से भर गए होते, आलोचना चल रही होती, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने इतनी ज्यादा आलोचना का सामना किया। 2001 में जब से नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पर बैठे हैं तब से अब तक सिर्फ आलोचना का सामना करते रहे हैं। लेकिन मोदी की दाद देनी पड़ेगी, न उन्होंने अपने इरादे बदले, न रास्ते बदले, न लक्ष्य बदले। जो कहा, जो तय किया वो करके दिखाया, आलोचना की जरा भी परवाह नहीं की। वरना कौन सोचता था कि कभी आर्टिकल 370 हटेगा, कभी कश्मीर में सबको बराबरी का हक मिलेगा, दूसरे राज्यों के लोग भी कश्मीर में जमीन जायदाद खरीद सकेंगे। लेकिन मोदी ने आलोचनाओं की चिंता किए बगैर यह करके दिखाया। बस मोदी की यही जिद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को पसंद नहीं आती। लेकिन मोदी का फॉर्मूला क्लियर है, वो लीक से हटकर चलते हैं, नए रास्ते बनाते हैं, परंपराओं को तोड़ते हैं, न नकल करते हैं, न नकल करने वालों को पसंद करते हैं। और आज मोदी ने स्टूडेंट से आज ये बात कही भी। असल में मोदी आज छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे नकल करके एक आध एग्जाम में पास हो जाते हैं, लेकिन वो जिंदगी के इम्तिहान में पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए चीटिंग से दूर रहना ही बेहतर भविष्य की गारंटी है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज एज सच ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा अनुभव आया है कि कुछ स्कूल या कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे तरह से निकल जाए, क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से पैसे लिए हैं, कोचिंग करता था, तो वे भी उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं नकल करने के लिए। करते हैं ना, ऐसे टीचर होते हैं ना, नहीं होते? तो बोलिए ना। हाँ, और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उसमें छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि
इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है वो जिंदगी से सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो दूसरों को सिखाना नहीं भूलते। और ये सही है कि आजकल बच्चों पर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का प्रेशर होता है, इसलिए कुछ बच्चे अच्छे नंबरों के लिए गलत तरीकों का सहारा भी लेते हैं। ये ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है जो मेहनत करने वाले, ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है, और वो प्रॉब्लम है पेपर लीक होने की। पिछले कुछ साल से हर राज्य में पेपर लीक होने की खबरें आती हैं। कुछ राज्यों में तो पिछले 5 साल में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। पेपर लीक हो जाए और वक्त पर पता न लगे तो भी ईमानदार बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है, जुल्म होता है। और अगर पेपर लीक होने के बाद पता चल जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, तो भी मेहनत करने वाले नौजवानों की मेहनत पर पानी फिरता है, उन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ती है। और इस तरह की चीटिंग में सबसे ज्यादा रोल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या परीक्षा केंद्र चलाने वालों का होता है। राजस्थान में तो आजकल बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक के मामलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में पिछले 5 साल में सरकारी नौकरियों के लिए कुल 16 परीक्षाएं हुई हैं, और आपको आश्चर्य होगा सबके पेपर लीक हुए हैं, सबके। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चूंकि पेपर लीक के मामले में कानून कमजोर है, सरकारी अफसर और नेता इसमें शामिल रहते हैं, इसलिए एक्शन नहीं होता। छोटे लोगों को पकड़कर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। देखो, कानून तो आपने देखा बड़ा लुंज-पुंज है। जिन 41 लोगों को पकड़ा गया था सेकंड ग्रेड के, उसमें सारे छूट गए। और आपकी जानकारी में रीट के पेपर के हमने बाकायदा प्रमाण दिए थे, और उस प्रमाण के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त किया था, लेकिन उसके पूछताछ तक नहीं की गई। गिरफ्तार करना तो दूर की बात, इसलिए नहीं की कि उन्होंने बयान दिया था कि इसमें मैं ही नहीं हूँ, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर उनको गिरफ्तार किया जाता तो बड़े लोग मीन्स जो मंत्री, मैंने कुछ नाम बताए थे, कुछ विधायक बताए थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बताए थे, कुछ राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग बताए थे, उनके नाम उजागर होते और इस सरकार को लेना का देना पड़ जाता। इसलिए उनसे जांच नहीं की और एसओजी ने उनको क्लीन चिट दे दी। 4 साल में कौन-कौन से पेपर लीक हुए हैं? 16 पेपर कुल परीक्षा हुई है, तो 16 के 16 पेपर लीक हुए हैं। आंदोलन के बाद 10 पेपर रद्द हुए हैं। क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, इसलिए किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक के मामले में कांग्रेस की सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उनके इल्जामात के जवाब में कह देती है कि पेपर लीक तो बीजेपी के जमाने में भी होते थे, ये कोई नई बात नहीं है। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि बीजेपी सरकार के वक्त पेपर लीक के केस में एक्शन नहीं होता था, कांग्रेस की सरकार कम से कम एक्शन तो ले रही है। पेपर लीक का बीजेपी के टाइम भी कई बार पेपर लीक हुए, एक अपराधी नहीं पकड़ा गया, एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। हमने तुरंत ही सबको पकड़ा, सबको जेल की, जो कर्मचारी थे उनको बर्खास्त किया, जेल भेजा लोगों को, और हमने जो पेपर के सरगना हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चलाए और सख्त कार्रवाई करेंगे। हम कानून भी लेकर आए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने पहले की सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने ज्यादा कार्रवाई की। तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा पा रहे? किरोड़ी लाल जी मांग कर रहे हैं। बता दिया ना विधानसभा में, सीबीआई जांच का क्या नतीजा होता है। 8 साल तो रिजल्ट नहीं आया पहले दीजिए इसका। 10 केस दिए थे, 8 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी, 2 में एफआईआर दे दी। क्या नतीजा निकलता है सीबीआई का? सीबीआई में कोई विदेश से लोग आते हैं क्या? कोई भी मंत्री ये कहकर नहीं बच सकता कि पिछली सरकार में भी पेपर लीक होते थे। अगर आपको पता है कि पिछली सरकार के वक्त में पेपर लीक होते थे, अगर आपको ये पता है कि पिछली सरकार ने एक्शन नहीं लिया था, तो आपकी सरकार को तो पहले से अलर्ट रहना चाहिए था और पेपर लीक होने की नौबत ना आए इसका ध्यान रखना चाहिए था। पेपर लीक जब होते हैं, हर साल
करोड़ों नौजवानों के सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। पेपर लीक बिहार में भी होते हैं, यूपी में भी होते हैं, उत्तराखंड में भी होते हैं, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी। लेकिन हर जगह यह मामला सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है। जरूरत इस बात की है, इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पाया जाए, इसका रास्ता कैसे ढूंढा जाए। यह सवाल हमने उन अफसरों से पूछा, एक्सपर्ट से पूछा जो सरकारी नौकरियों के बड़े बड़े एग्जाम्स आयोजित करवाते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि आयोग कदम तो उठा रहा है, लेकिन हर बार नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। अतुल प्रसाद ने बताया कि बीपीएससी एग्जाम की सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए हाईटेक गैजेट्स का सहारा ले रहा है। हमारे सारे स्ट्रांग रूम में स्मार्ट लॉक लग चुके हैं। जो स्मार्ट लॉक जो है वो एक्टिविटी लॉक बताता है। उसके जो पिन्स जो होंगे, जो उनको पासकोड जो होगा उसका खोलने का, वो किस आदमी ने किस समय खोला ये मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लेकिन जो रात के अंधेरे में अगर मान लीजिए कोई करता है तो एक्टिविटी लॉग जो है वो मुझे मिल जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा कि किसने खोला और कितने बजे खोला। एक तो ये परिवर्तन हमने किया क्योंकि स्मार्ट लॉक लगा करके। दूसरा हमने ये परिवर्तन किया कि हमारे जो स्ट्रांग रूम्स हैं उसमें एक साथ एक स्ट्रांग रूम में कई अलग अलग परीक्षाओं के भी आंसर कॉपीज़ या ओएमआर शीट रखे रहते हैं और विभिन्न प्रयोजन से बार बार खुलता है। तो ऐसा न हो इसलिए हमने कहा कि जो हमारे परीक्षाएं जब एक बार आती हैं तो उसका जब हमारा मूल्यांकन चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रांग रूम में उसी परीक्षा का खाली कॉपीज रहेगा, दूसरे का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर को संभालने के लिए, लीक को रोकने के लिए इस तरह के इंतजामात, इस तरह की तैयारियां पहले नहीं की गई, लेकिन ज्यादातर मौकों पर यह सब नाकाम साबित हुई, क्योंकि पेपर प्रिंट होने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक एक लंबी चेन होती है और पेपर कहीं से भी लीक हो सकता है। तो ऐसे में सवाल है कि पेपर की सिक्योरिटी की फुल प्रूफ जिम्मेदारी किस पर हो, कैसे फुल प्रूफ इसे बनाया जाए। इस सवाल के जवाब में रिटायर आईएएस अनिल स्वरूप ने बहुत सारी बातें बताई। अनिल स्वरूप भारत सरकार के एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार के वक्त नकल रोकने की पॉलिसी बनाने में काफी काम किया था। अनिल स्वरूप ने इंडिया टीवी से कहा कि आजकल पेपर लीक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्त बदल गया लेकिन एग्जाम का तरीका मॉडर्न नहीं हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। अनिल स्वरूप ने कहा कि अगर पेपर लीक होने से रोकना है तो यह जरूरी है कि फिजिकल फॉर्म में पेपर की सप्लाई बंद हो, पेपर को डिजिटल फॉर्म में ही एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाए। इससे पेपर लीक होने की आशंका कम हो जाएगी। वर्ष 1991 में जब मैं कल्याण सिंह जी के साथ था, मुख्यमंत्री थे वो, तो उन्होंने नकल के अगेंस्ट एक अभियान चलाया और अभियान काफी हद तक सफल भी हुआ, लेकिन उसका फिर प्रतिक्रिया भी हुई काफी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नकल करना उनका अधिकार है। ये इस व्यवस्था के आधार पर लोग ये कोशिश करते हैं कि हम को अगर पेपर मालूम पड़ जाए तो पूरी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत पढ़ाई से हम पास हो जाएंगे। ये एक साइकोलॉजी है कई स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली डिस्क्स में ये बना के भेज दिया जाए सेंटर्स को और उसका कोड जो है वो सेंट्रली रखा जाए और परीक्षा आरंभ होने के 1 या 2 घंटे पहले वो कोड उनको कन्वे किया जाए। आज की तारीख में सब हो सकता है जी। उस कोड के माध्यम से फिर वो प्रश्न पत्र प्रिंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए इसकी वर्स्ट केस सिचुएशन ये होगी कि 1 घंटा पहले पेपर लीक हो जाए तो 1 घंटे में कोई तैयारी नहीं कर सकता अगर लीक भी हो गया, लेकिन वो व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था से बेहतर होगी। जब ये फिजिकल फॉर्म में पेपर जाता है तो आप कोई भी व्यवस्था बनाएंगे तो फिजिकल फॉर्म में उसके लीक होने की आशा बनी रहती है, आकांक्षा बनी रहती है। ये सही है कि एग्जाम सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। जब हर हाथ में कैमरा है, हर कैमरे में फोन है, हर जगह इंटरनेट है, ऐसे जमाने में भी एग्जाम उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे अब से 50 साल पहले होते थे। एग्जामिनेशन पेपर अब भी एक प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं, पेपर वहां से लीक हो जाते हैं। अगर प्रेस से लीक ना हुआ तो फिर पेपर प्रिंटिंग प्रेस से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते पहुंचते दर्जनों हाथों से गुजरता है, वहां लीक होने की आशंका बनी रहती है। पहले के जमाने में अगर पेपर लीक होता भी था तो एक ही इलाके में सर्कुलेट होता था, लेकिन अब व्हाट्सएप का जमाना है, कुछ ही सेकंड में पेपर हजारों लोगों के पास पहुंच जाता है।
क्योंकि सरकारी नौकरियों के एग्जाम में लाखों नौजवान शामिल होते हैं। पेपर लीक कुछ लोग करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से लाखों नौजवानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार एग्जामिनेशन सिस्टम को भी दुरुस्त करे। अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार में जेडीयू में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रहा सियासी झगड़ा आज आखिरी मोड़ पर पहुंच गया। नीतीश कुमार ने कुशवाहा से कहा था कि वो मीडिया के जरिए बात करने के बजाय उनसे सीधे बात करें। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश तारीख बताएं, वक्त बताएं, जगह बताएं, वो उनसे बात करने को तैयार हैं। जवाब में नीतीश ने कहा, जब चाहें आ जाएं। 1 महीने पहले तक उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे थे, लेकिन 1 महीने से उन्हें न जाने क्या हो गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कई बार पार्टी में आए और चले गए, अब अगर फिर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो न अपनी मर्जी से गए न अपनी मर्जी से आए। जब जब नीतीश कुमार मुश्किल में पड़े, तब तब नीतीश कुमार ने फोन करके उन्हें बुलाया। पार्टी कमजोर हुई तब तब मेरी खोज हुई। 2009 में भी जो हम पार्टी में हमको बुलाया गया, याद कीजिए 2009 के तुरंत पहले, जिस समय हम पार्टी में आए उसके तुरंत पहले साल भर के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला था। 17 जगह पर बिहार में उपचुनाव हुआ था और 17 जगह पर बुरी तरह पिट गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह पिट गया था, हार गए थे। उस समय जो हार गए, बुरी तरह पिट गए, तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। इस बार 2020 में 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है और आज इस तरह की बात की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश ने तुरंत जवाब भी दे दिया। नीतीश ने कहा कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पद दिया, सम्मान दिया, लेकिन अब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या कहा जाए। नीतीश ने कहा, अगर जेडीयू इतनी कमजोर पार्टी थी तो फिर उपेंद्र कुशवाहा उनके पास आए ही क्यों। जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ। तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे? तो जेल करने मार्च से क्यों आया था? इसीलिए नहीं छोड़ी। अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? 2021 में क्यों आए? हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही। आज तक कभी हुआ है? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो 1 वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो ज्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहां कर रहे थे। नीतीश बार बार इशारों में कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है और अगर वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा, वो कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी में ही रहेंगे और अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के झगड़े पर इंटरेस्टिंग कमेंट किया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर भी एक जमाने में नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। अब वो खुद सियासत के मैदान में उतर गए हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं। आज प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अब उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि नीतीश ने तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री सोची समझी रणनीति के तहत घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने आज एक और राज खोला। उन्होंने कहा कि जेडीयू और आरजेडी का अलायंस अगले असेंबली इलेक्शन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि यह मजबूरी का गठबंधन है। असलियत तो है कि नीतीश और लालू के बीच बातचीत भी नहीं होती।
महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है, तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है, और कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो 7 दलों के नेताओं को एक साथ बैठाकर बात कर सके। नीतीश कुमार में तो कभी काबिलियत रही ही नहीं है, वो तो महागठबंधन भी वो नहीं बना सकते थे। पूरे 2015 में महागठबंधन बनाने में लालू नीतीश कई बार मिले हैं, आप जरा जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, वो तो साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी यह है कि वो अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज कर चुके हैं और अब इतनी जल्दी नई पार्टी बनाना आसान नहीं है, इसलिए कुशवाहा कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, जेडीयू में ही रहेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जहां तक जेडीयू और आरजेडी के अलायंस का सवाल है, जेडीयू भी अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो पूरी तरह से बिहार में अपनी सियासत के लिए आरजेडी पर डिपेंडेंट है। ये अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा, नीतीश कुमार यहां रहेंगे या वहां रहेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा तेजस्वी यादव की रणनीति पर। वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो दोनों ने तय कर ही लिया है। उत्तर भारत में मौसम फिर बदल सकता है। पिछले कुछ दिन से भयंकर ठंड से राहत है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। आज जम्मू कश्मीर से एवलांच की डराने वाली तस्वीर आई। किश्तवाड़ के गांव के पास भयंकर एवलांच आया। पहाड़ पर जमी हजारों टन बर्फ अचानक तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगी। रात की बात यह रही, इस एवलांच में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बर्फ का यह तूफान नीचे नदी में समा गया। किश्तवाड़ के अलावा मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बांदीपुरा, बारामूला और गांदरबल में भी एवलांच की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आम लोगों से कहा कि वो ऊंचे बर्फीले इलाकों से दूर रहें और ऐसे इलाकों में हो तो वहां से तुरंत सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इस बर्फबारी का असर अगले कुछ दिन में मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। एक बार आपको फिर से बता दूं कि अब आपसे मेरी मुलाकात कल रात 10 बजे आपकी अदालत में होगी और इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान होंगे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू। जुडिशरी पर अपने बयानों को लेकर आजकल रिजिजू बहुत चर्चा में रहते हैं। वो जजों से अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं। आमतौर पर लॉ मिनिस्टर कभी इतना खुलकर नहीं बोलते हैं, खासकर तब जब मामला सबसे बड़ी अदालत से जुड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हो। लेकिन किरण रिजिजू ने हर बात का जवाब खुलकर दिया, बेबाकी से दिया। लॉ मिनिस्टर पर आपकी अदालत में यह पूरा मुकदमा आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। लेकिन फिलहाल इसकी एक और झलक आपको दिखा देता हूं। प्लीज वेलकम भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू। आपकी बातों से पूरी जुडिशरी में तूफान मचा हुआ है। सारे जजेस कहते हैं बुल इन चाइना शॉप। मुझे जो संवैधानिक अधिकार दिया है और दायित्व है, मैं वही निभा रहा हूँ। राहुल गांधी रोज कहते हैं कि आप चीन से डरते हैं, कायर हैं। कि राहुल गांधी हर रोज चाइना 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 चिल्लाते रहते हैं। नेहरू जी के समय से लेकर के इनके सोनिया गांधी का समय तक इन्होंने जो हालत करके रखा हुआ था बॉर्डर एरिया, ये लोग तो माफी मांगने से भी मुझे शांति नहीं मिलेगा। भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।